नमस्ते। कभी सोचा है अगर एक क्रांति करनी हो और ज्यादातर लोग पढ़ लिख ही न सकें तो अपने आइडियाज अपने विचार उन तक कैसे पहुंचाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसका जवाब बड़ा ही कमाल का था। तस्वीरों और सिंबल्स यानी प्रतीकों की एक पूरी भाषा। तो चलिए आज इन्हीं प्रतीकों के पीछे छिपे राज को जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि तस्वीरें किसी क्रांति को आवाज कैसे दे सकती हैं। देखिए, ये जो सिंबल्स थे ना, ये सिर्फ आर्ट नहीं थे। इन्हें उस जमाने का सोशल मीडिया समझ लीजिए। एक तरह से उस दौर के ट्वीट्स या मीम्स। ये ऐसे पावरफुल हथियार थे जिन्होंने आज़ादी और बराबरी जैसे बड़े बड़े आइडियाज को लाखों करोड़ों लोगों तक पलक झपकते ही पहुंचा दिया। अच्छा, तो अब इस तस्वीर को देखिए। पहली बार देखने पर शायद लगे कि ये बस कुछ स्केच का कलेक्शन है ना? लेकिन नहीं, असल में ये एक बहुत जरूरी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। इसे हम इंसानी हकों का एक विजुअल डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं, जहां हर एक तस्वीर, हर एक सिंबल क्रांति का एक पूरा चैप्टर सुनाता है। तो शुरुआत करते हैं उन सिंबल से जो आज़ादी के आइडिया से जुड़े हैं, मतलब वो प्रतीक जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की बात करते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना सिंबल है ये टूटी हुई जंजीर, है ना? एकदम साफ। ये आज़ादी की एक ऐसी तस्वीर है जिसे समझने के लिए किसी को भी एक लफ्ज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, उस जमाने में जंजीरों का इस्तेमाल दासों को बांधने के लिए होता था, तो जाहिर है एक टूटी हुई जंजीर आज़ादी का सबसे सीधा और पावरफुल सिंबल बन गई। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, बल्कि ये जुल्म से छुटकारा पाने का एक जीता जागता सबूत था, जिसे हर कोई, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, आसानी से समझ सकता था। अच्छा, अब आते हैं अगले सिंबल पर। यह है एक लाल टोपी। इसे फ्रिजियन कैप कहते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल आम सी टोपी लगती है, पर इसका इतिहास बहुत गहरा है। ये सीधा प्राचीन रोम से जुड़ा है और यही बात इसे आज़ादी का एक बहुत जबरदस्त प्रतीक बनाती है। कहानी ये है कि प्राचीन रोम में जब किसी दास को आज़ादी मिलती थी तो वो यही टोपी पहनता था। तो सोचिए, जब फ्रांस के क्रांतिकारियों ने इसे पहनना शुरू किया तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि हम राजा से आज़ाद हो गए। नहीं, वो ये भी जता रहे थे कि अब हम एक नए देश के आज़ाद नागरिक हैं। ये उनके नए स्टेटस का सिंबल था। तो आज़ादी की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पावर यानी शक्ति के सिंबल्स कैसे बदले। मतलब कैसे पावर एक राजा के हाथ से निकलकर आम लोगों के हाथ में आई। यहाँ स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो असल में पावर को लेकर दो अलग अलग सोच की सीधी टक्कर है। एक तरफ है राजदंड, जो पुरानी दुनिया यानी राजशाही का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है ये छड़ों का बंडल जो नई दुनिया का सिंबल है। और यहीं पे वो पूरा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट छिपा है। राजदंड ये दिखाता है एक इंसान, एक राजा की ताकत, लेकिन छड़ों का बंडल एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है। क्या? कि एक अकेली छड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, पर जब बहुत सारी छड़ें एक साथ हों तो उन्हें तोड़ना नामुमकिन है। ये सिंबल था एकता की ताकत का, एक देश के तौर पर एकजुट हुए लोगों की ताकत का। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ की, उन गहरे विचारों की जिन्होंने इस क्रांति की नींव रखी। क्योंकि यह क्रांति सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं थी, ये ज्ञान, तर्क और विज्ञान पर भी आधारित थी। ये सिंबल देखिए, एक ट्रायंगल के अंदर एक आंख। ये सीधे एज ऑफ एनलाइटनमेंट से आया है। इसे विवेक की आंख या ज्ञान की आंख कह सकते हैं, जो एक नए दौर का इशारा कर रही थी। एक ऐसा दौर जहां ज्ञान होगा, समझ होगी और सब कुछ शीशे की तरह साफ होगा। मतलब जिस तरह सूरज की किरणें अंधेरे के बादलों को चीर देती हैं, ठीक उसी तरह ज्ञान और तर्क की रोशनी अज्ञान और अंधविश्वास के बादलों को दूर भगाएगी। ये एक तरह से ऐलान था कि अब राजशाही के अंधेरे दिन खत्म, अब तर्क और रीजन का राज होगा। अब जरा इस अजीब से लेकिन बहुत दिलचस्प सिंबल को देखिए। एक सांप है जो अपनी ही पूंछ को खा रहा है। ये प्रतीक है अनंत काल का, इटर्निटी का, और ये क्रांतिकारियों की उम्मीदों से जुड़ा था जो वे अपने नए देश के लिए देखते थे। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये सनातनता का प्रतीक है। इस पुराने सिंबल को इस्तेमाल करके क्रांतिकारी ये कहना चाह रहे थे कि उनके जो नए सिद्धांत हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है, ये हमेशा के लिए हैं, कभी ना खत्म होने वाले। चलिए अब हम अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी टॉपिक पर आते हैं, सबके लिए एक कानून,
यानी एक ऐसे लीगल सिस्टम की स्थापना जो बराबरी पर आधारित हो। अब कानून किसी राजा का हुक्म या उसकी मर्जी नहीं था। उसे एक इंसानी शक्ल देकर क्रांतिकारियों ने ये दिखाया कि कानून एक ठोस चीज है, एक यूनिवर्सल सिद्धांत है जो सबसे ऊपर है। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, कानून से ऊपर कोई नहीं है, राजा भी नहीं। और ये नए कानून लिखे कहाँ गए हैं? इस विधि पट पर, यानी कानून की तख्ती पर। और ध्यान से देखें तो ये जानबूझकर 10 कमांडमेंट्स की तरह बनाया गया है, ताकि जो नए कानून हैं उन्हें एक तरह की पवित्रता, एक डिवाइन अथॉरिटी मिल सके। और इस तख्ती पर जो मैसेज लिखा है, उसने पुराने सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी थी। वो मैसेज था, कानून सबके लिए एक बराबर है। सोचिए, एक ऐसे समाज में जहां कुछ लोगों को जन्म से ही खास अधिकार मिलते थे, जहां राजा का कहा ही कानून होता था, वहां ये आइडिया अपने आप में एक क्रांति था। और इस सिंबल ने उसे बहुत खूबसूरती से दिखाया। तो अगर हम इन सब को मिलाकर देखें तो ये सिंबल्स हमें नए देश के पिलर्स, उसके स्तंभों के बारे में बताते हैं। पहला, राजा का नहीं, कानून का राज होगा। दूसरा, किसी को खास अधिकार नहीं, सबके लिए बराबरी होगी। और तीसरा, सरकार किसी एक इंसान की नहीं बल्कि सिद्धांतों की होगी। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब सिंबल्स थे किस लिए। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं थे, ये अपने आप में एक पूरी भाषा थे, एक ऐसा तरीका जिससे वो लोग भी जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, क्रांति के बड़े बड़े और मुश्किल आइडियाज को समझ सकें और उनसे खुद को जोड़ सकें। और पता है, फ्रांसीसी क्रांति का ये सबक आज भी उतना ही काम का है। सिंबल्स में आज भी वो ताकत है कि वो लोगों को एक कॉमन मकसद के लिए एक साथ ला सकते हैं, बड़े बड़े आइडियाज को एक छोटी सी तस्वीर में समेट सकते हैं और हम सबको एक कॉमन पहचान दे सकते हैं। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगर फ्रांसीसी क्रांति ने अपने वैल्यूज़ को बताने के लिए इन सिंबल्स का इस्तेमाल किया, तो आज की हमारी दुनिया को, हमारे समाज को कौन से सिंबल्स डिफाइन करते हैं? ज़रा सोचिएगा इस बारे में।